प्यारे बच्चों, खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। टैगोर चिन्ह अकेडमी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बिजनेस मैनेजमेंट में हमारा 10 का जो चैप्टर चल रहा है, 10 का अध्याय चल रहा है। इसमें कल मैंने आपको सामयिक अनुबंध के प्रावधान बताए थे। आज का जो अपना प्रमुख जो टॉपिक है वो है अनुबंध के निष्पादन संबंधी वैधानिक नियम या प्रावधान। आज का टॉपिक अपना ये है अनुबंध के निष्पादन संबंधी वैधानिक नियम या प्रावधान। ये है अनुबंध। बार बार मैंने आपको बताया कि अनुबंध क्या होता है। अनुबंध के समक्ष अगर हम लोग देखते हैं तो प्रस्ताव प्लस स्वीकृति ठहराव प्लस राजनियम द्वारा परिवर्तनीय। राजनियम द्वारा परिवर्तनीय बरोबर अनुबंध। अनुबंध के बारे में मैंने आपको बार बार बताया है कि प्रस्ताव प्लस स्वीकृति ये ठहराव की उत्पत्ति होती है और ठहराव प्लस राजनियम द्वारा परिवर्तनीय इसमें अनुबंध की उत्पत्ति होती है। एक अनुबंध का निर्माण होता है। इस प्रकार से किसी भी ठहराव के लिए दो पक्षकार होते हैं। एक प्रस्तावक होता है, दूसरा प्रस्ताव गृहीता होता है। या हम यूं कह सकते हैं एक वचनदाता, एक वचन ग्रहीता। ये दो पक्षकार होते हैं। इस प्रकार से ये चीजें बार बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि अनुबंध क्या होता है। अनुबंध दो या दो से अधिक जो पक्षकार होते हैं उनके मध्य एक ठहराव होता है जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होता है। उनके मध्य वैधानिक दायित्व अधिकारों की उत्पत्ति करता है। दो पक्षकार होते हैं, एक प्रस्ताव रखता है, दूसरा उस पर स्वीकृति देता है। दोनों ही एक ही सहमति, एक ही भाव में सहमत होते हैं तो सब ठहराव की उत्पत्ति हो जाती है। और ऐसे समस्त ठहराव जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होते हैं उन्हें अनुबंध कहा जाता है, अर्थात वे अनुबंध का निर्माण करते हैं। आज का जो अपना मेन टॉपिक है अनुबंध के निष्पादन। ये तो मैंने फिर आपको एक बार याद दिलाया कि अनुबंध क्या होता है, अनुबंध से आप क्या समझते हैं। आज है अनुबंध के निष्पादन संबंधी वैधानिक प्रावधान। तो अनुबंध के निष्पादन संबंधी जो प्रमुख बातें हैं उनके बारे में हम लोग आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो अनुबंध का निष्पादन, अनुबंध का निष्पादन, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसका निष्पादन। अनुबंध का निष्पादन होता है जब दोनों पक्षकारों के द्वारा, दोनों कौन है, प्रस्तावक, प्रस्ताव ग्रहीता या वचनदाता या वचन ग्रहीता, दोनों पक्षकारों ने अपने अपने दायित्व का निष्पादन कर देते हैं। दोनों जो पक्षकार होते हैं अपने अपने दायित्व का निष्पादन कर देते हैं, अपने अपने दायित्व को पूरा कर देते हैं, उसे अनुबंध का निष्पादन कहते हैं। यदि अनुबंध के निष्पादन से पहले ही एक पक्षकार की मृत्यु हो जाती है
यदि अनुबंध का निष्पादन करने से पहले ही एक पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो उस पक्षकार के जो उत्तराधिकारी जो होते हैं, जिस पक्षकार की मृत्यु हो जाती है उस पक्षकार के जो उत्तराधिकारी होते हैं उन उत्तराधिकारियों के द्वारा अनुबंध का निष्पादन करवाया जाता है, अनुबंध का निष्पादन किया जाता है। बशर्ते अनुबंध के निष्पादन में किसी विशेष योग्यता, चातुर्य या ज्ञान की आवश्यकता न हो। विशेष योग्यता या चातुर्य या ज्ञान की आवश्यकता नहीं हो तो उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं इसके द्वारा ही अनुबंध का निष्पादन करवाया जा सकता है। जैसे मानो दो व्यक्तियों के मध्य किसी प्रकार का ठहराव या जो अनुबंध हुआ, एक व्यक्ति एक कलाकार है और उसने शो बुक कर रखा है और शो में जाते समय उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस समय दूसरा जो पक्षकार जो होता है उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं उनसे निष्पादन करवाता है, यानी उस कलाकार के जो बेटे होते हैं उनसे निष्पादन करवा सकता है, बशर्ते उसके बेटे भी कलाकार होने चाहिए। अगर उनमें चातुर्य वगैरह आदि नहीं है तो सब उसका निष्पादन नहीं कर पाएंगे। इसलिए निष्पादन में चातुर्य जो होते हैं या ज्ञान कौशल जो होता है उसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, वरना वह सही प्रकार से उसका निष्पादन नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि अनुबंध का जो निष्पादन होता है दोनों पक्षकारों के द्वारा अपने दायित्व को पूरा कर देना। प्रस्ताव ग्रहीता, प्रस्ताव जो होते हैं या वचनदाता, वचन ग्रहीता होते हैं, दोनों जो पक्षकार होते हैं उन्होंने अपने अपने दायित्व को पूरा कर दिया हो। अगर एक पक्षकार की अपने दायित्व को पूरा करने से पहले मृत्यु हो जाती है तो उसके जो उत्तराधिकारी जो होते हैं उनके द्वारा दायित्व को पूरा किया जाता है, बशर्ते उस अनुबंध में किसी प्रकार के चातुर्य, कौशल आदि की आवश्यकता नहीं हो। तो ये तो होता है अनुबंध का निष्पादन। उसके बाद में आते हैं निष्पादन के प्रकार। दूसरा जो आता है वो आता है निष्पादन के प्रकार। अनुबंध में जो निष्पादन होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। अनुबंध का निष्पादन दो प्रकार से किया जा सकता है। एक होता है वास्तविक निष्पादन, और दूसरा होता है प्रस्ताव द्वारा निष्पादन। वास्तविक निष्पादन और प्रस्ताव द्वारा निष्पादन। वास्तविक निष्पादन वह होता है जिसमें दोनों पक्षकारों ने अपने अपने दायित्व का निष्पादन कर दिया है और उसके मध्य कुछ भी शेष नहीं बचा। अपने अपने दायित्व का दोनों ने निष्पादन कर दिया है, वह वास्तविक निष्पादन होता है। एक होता है प्रस्ताव द्वारा निष्पादन, इसमें पक्षकार अपने अपने दायित्वों के लिए। प्रस्ताव द्वारा निष्पादन होता है जिसमें दोनों पक्षकार अपने अपने दायित्वों के लिए प्रस्ताव अपने अपने दायित्व वचनों के निष्पादन द्वारा प्रस्ताव करते हैं। अर्थात इसमें प्रस्ताव द्वारा निष्पादन जिसमें पक्षकार अपने अपने दायित्वों एवं निष्पादन का प्रस्ताव दूसरे पक्षकारों से करते हैं, यानी निष्पादन वास्तविक हो गया। प्रस्ताव द्वारा वह होता है जिसमें दोनों पक्षकार जो होते हैं अपने अपने जो दायित्व है, अपने अपने दायित्व का जो पालन होता है वो दूसरे पक्षकारों से करते हैं, दूसरे पक्षकारों से करवाते हैं उसे प्रस्ताव द्वारा। ये तो दोनों पक्षकारों ने अपने अपने दायित्व को पूरा कर दिया है, कुछ विशेष नहीं बचा, वास्तविक निष्पादन होता है। प्रस्ताव द्वारा निष्पादन दोनों पक्षकार जो होते हैं अपने अपने दायित्व और वचनों का अन्य जो पक्षकार होते हैं उनसे पूरा करवाते हैं, ये होता है प्रस्ताव द्वारा निष्पादन। अब सभी प्रकार के जो अनुबंध जो होते हैं, एक और जो प्रश्न बनता है, क्या सभी प्रकार के जो अनुबंध होते हैं उनका निष्पादन आवश्यक होता है या
कुछ इस प्रकार के भी जो अनुबंध होते हैं जिसमें निष्पादन की आवश्यकता नहीं होती। वे कौन सी बातें हैं जिसमें अनुबंध के निष्पादन की आवश्यकता होती है? इस प्रकार से जिन अनुबंधों में जिनमें निष्पादन आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं होता। कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वे कौन सी शर्तें हैं, कंडीशन है या कौन से अनुबंध होते हैं जिसमें निष्पादन की आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार से इसकी जो प्रमुख बातें हैं, इसमें पहली जो बात है, जिसमें अनुबंध का निष्पादन करना असंभव हो जाए, जिसमें अनुबंध का निष्पादन करना असंभव हो जाए। दोनों पक्षकार जिस समय अनुबंध करते हैं उस समय तो संभव प्रतीत होता है, लेकिन अनुबंध करने के बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसके द्वारा उसका निष्पादन करना असंभव हो जाए, तो उसमें भी निष्पादन की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा है, जब अनुबंध को निरस्त कर दिया जाए, दोनों पक्षकार जो होते हैं, प्रस्ताव और प्रस्ताव ग्रहीता जो होते हैं, दोनों पक्षकारों के द्वारा अपना जो अनुबंध होता है उसको ही निरस्त कर दिया जाता है, तो उस समय भी दोनों पक्षकार जो होते हैं अपने अपने दायित्व या वचनों का पालन करने से उनको मुक्ति मिल जाती है, या वो इस प्रकार के जो होते हैं उनको इसकी आवश्यकता नहीं होती। और जब ठहराव गैर कानूनी हो जाए, जब ठहराव जो होता है वो गैर कानूनी हो जाए, तो उस समय भी निष्पादन जरूरी नहीं है, निष्पादन नहीं करना पड़ता। इस प्रकार से एक क्वेश्चन जो बनता है कि कुछ दशाओं में निष्पादन करना आवश्यक नहीं होता है, या वे कौन सी दशाएं होती हैं जिसमें निष्पादन करने की आवश्यकता नहीं होती। एक तो निष्पादन करना असंभव हो जाए, एक बात है ठहराव अवैध हो जाए, अवैधानिक हो जाता है, गैर कानूनी हो जाता है, और जब अनुबंध दोनों पक्षकारों के द्वारा निरस्त कर दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में इनकी आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद में एक और जो इससे संबंधित जो क्वेश्चन आता है वो है अनुबंध की समाप्ति संबंधी वैधानिक प्रावधान। अनुबंधों की समाप्ति संबंधी वैधानिक प्रावधान ये विषय संबंधित ही है। अनुबंध की समाप्ति संबंधी वैधानिक प्रावधान। अनुबंध की समाप्ति संबंधी अनेक प्रकार के जो प्रावधान होते हैं। पहला है, दोनों पक्षकारों के द्वारा अपने अपने दायित्व को पूरा कर दिया जाता है। यानी अनुबंध की समाप्ति संबंधी वैधानिक प्रावधान होते हैं, दोनों पक्षकारों द्वारा अपने अपने दायित्व को पूरा कर दिया जाता है और उनके मध्य अब कुछ भी शेष नहीं है, कुछ भी शेष नहीं रहा, तो उसमें अनुबंध की समाप्ति मानी जाती है। ऐसी स्थिति में अनुबंध समाप्त हो जाता है, जबकि अनुबंध के पक्षकार अनुबंध के अधीन अपने अपने दायित्वों को पूरा कर देते हैं अथवा अन्य किसी प्रकार से उसको समाप्त कर देते हैं। इसे दोनों पक्षकारों के मध्य जो अनुबंधात्मक संबंध होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, दोनों जो पक्षकार होते हैं अपने अपने दायित्व को उन्होंने पूरा कर दिया है, उनके मध्य कुछ भी शेष नहीं है, अपने अपने वचनों का पालन कर दिया, या दोनों जो पक्षकार होते हैं वो आपसी सहमति के द्वारा उसको अनुबंध को समाप्त कर देते हैं, जिसके या उनके मध्य किसी भी प्रकार का अनुबंधात्मक जो संबंध होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसे बोलते हैं अनुबंध की समाप्ति बोलते हैं। अनुबंध एक और जो क्वेश्चन बनता है वो है अनुबंध समाप्ति की विधियां अनुबंध समाप्ति की जो विधियां हैं, अनुबंध समाप्ति की जो प्रमुख विधियां हैं वो है, पहला है निष्पादन द्वारा समाप्ति
अनुबंध समाप्ति की जो विधियों में है उनमें पहली विधि आती है निष्पादन द्वारा समाप्ति, अर्थात दोनों पक्षकारों ने अपने अपने दायित्व को पूरा कर दिया है और उसके मध्य कुछ भी शेष नहीं रहा है तो वह अनुबंध जो होता है वो समाप्त माना जाता है, जिसको बोलते हैं निष्पादन द्वारा समाप्ति। दूसरा है पारस्परिक ठहराव। पारस्परिक ठहराव या सहमति द्वारा समाप्ति। दोनों पक्षकार जो हैं अनुबंध को समाप्त करने से संबंधित ठहराव कर लेते हैं और उसमें आपस में सहमत हो जाते हैं। इस प्रकार से दोनों पक्षकारों की सहमति से भी इसको समाप्त किया जा सकता है। तो पारस्परिक ठहराव दोनों पक्षकार जो होते हैं उसके मध्य ठहराव होते हैं और ठहराव को समाप्त करने के लिए, अनुबंध समाप्त करने के लिए दोनों पक्षकार जो होते हैं वो आपस में सहमत हो जाते हैं तो भी अनुबंध की समाप्ति मानी जाती है। और तीसरा आता है राजनियम के द्वारा प्रभावित होने पे। यदि राजनियम लागू होता है तो भी अनुबंध की समाप्ति हो जाती है। कोई दिवालिया वगैरह जो है, कोई पागल हो जाता है, कोई मृत्यु हो जाती है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इस प्रकार से उसको निष्पादन करने वाला व्यक्ति है नहीं, अपने निष्पादन को पूरा करने वाला व्यक्ति है नहीं, तो इस प्रकार से भी जो अनुबंध होता है वो समाप्त हो जाता है, उसका निष्पादन करने की आवश्यकता नहीं होती है। चौथे नंबर पे जो आता है इसमें वो है अवधि समाप्त होने पर समाप्ति। अवधि समाप्त होने पर समाप्ति दोनों पक्षकारों के द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए जो अनुबंध किए जाते हैं या निश्चित अवधि के लिए जो ठहराव किया जाता है वो निश्चित अवधि जो पूरी हो जाती है उसके बाद में अनुबंध की समाप्ति अपने आप ही हो जाती है। जैसे 2 साल के लिए है, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए है, ये समय जब भी पूरा हो जाता है तो इनके मध्य किया गया जो भी अनुबंध या ठहराव जो होता है वो समाप्त हो जाता है। तो अनुबंध की जो अवधि जो होती है उसके आधार पे भी इसकी समाप्ति मानी जाती है। नेक्स्ट आता है अनुबंध भंग या खंडन की समाप्ति। अनुबंध भंग या खंडन द्वारा भी समाप्ति होती है जब दोनों पक्षकारों के द्वारा अनुबंध भंग कर दिया जाता है या अनुबंध का खंडन कर दिया जाता है तो उस समय अनुबंध समाप्त माना जाता है, क्योंकि दोनों पक्षकार जो होते हैं फिर अपने अपने दायित्वों को पूरा करने की उनको आवश्यकता नहीं होती, अपने अपने दायित्वों से वो मुक्त माने जाते हैं। तो इस प्रकार से अनुबंध भंग या खंडन की समाप्ति हो जाती है। और लास्ट आता है निष्पादन की असंभवता द्वारा। निष्पादन की असंभवता द्वारा जब दोनों पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार के द्वारा अपने दायित्व का निष्पादन करना असंभव हो जाता है। असंभव हो जाता है जैसे किसी प्रकार का पशु वगैरह कोई गाय वगैरह आदि खरीदने का ठहराव करते हैं, लेकिन निष्पादन का जब समय आ जाता है तो गाय की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में दूसरा पक्षकार उसका निष्पादन कैसे करेगा, अपने दायित्व को पूरा कैसे करेगा। तो जब अनुबंध के अंदर एक पक्षकार द्वारा दोनों पक्षकारों के द्वारा अपने अपना जो निष्पादन दायित्व जो होता है उसकी असंभवता हो जाती है, उसको पूरा करने में असक्षम होते हैं, तो उस समय भी अनुबंध की समाप्ति मानी जाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि अनुबंध की जो समाप्ति होती है दोनों पक्षकारों के द्वारा निष्पादन के द्वारा समाप्ति होती है, सहमति के द्वारा है, अनुबंध की अवधि समाप्त हो जाने पे या राजनियम के प्रभाव लागू होने पे या अनुबंध या भंग या खंडन के द्वारा में और निष्पादन की असंभवता के द्वारा भी अनुबंध की समाप्ति मानी जाती है। तो इस प्रकार से ये थे अनुबंध की समाप्ति संबंधी अनेक प्रकार के प्रावधान। उसके बाद में एक और विशेष संबंधी जो टॉपिक आता है वो आता है अनुबंध भंग उपचार संबंधी वैधानिक नियम। अनुबंध भंग व उपचार संबंधी प्रावधान।
चार संबंधी प्रावधान। एक पहला जो अपना क्वेश्चन आता है वो आता है अनुबंध भंग क्या होता है, अनुबंध की समाप्ति क्या होती है। जब एक पक्षकार द्वारा अनुबंध भंग कर दिया जाता है, एक पक्षकार द्वारा अनुबंध समाप्त कर दिया जाता है, तो दूसरा पक्षकार अपने वचन को पूरा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होता। जब एक पक्षकार के द्वारा अनुबंध भंग कर दिया जाता है तो दूसरा पक्षकार जो होता है वो अपने वचन का पालन करने के लिए उत्तरदायी नहीं होता, इसे अनुबंध भंग कहा जाता है। ठीक है, इसको अनुबंध भंग माना जाता है। इस प्रकार से अनुबंध भंग की स्थिति में जो पीड़ित पक्षकार जो होता है जिसके ऊपर इसका असर पड़ता है, यानी जैसे मानो ए और बी दो पक्षकार हैं, ए जो है बी को एक निश्चित समय में, या हम यूं कहें इस महीने की 30 तारीख को 10,000 सीमेंट के जो बोरे होते हैं 300 रुपये प्रति बोरे के हिसाब से उपलब्ध कराने का ठहराव करता है। लेकिन एक निश्चित तिथि के ऊपर ए जो है सीमेंट के 10,000 जो कट्टे या बोरे जो होते हैं उपलब्ध कराने में असमर्थ होता है, असमर्थता दर्शाता है। ऐसी स्थिति में जो दूसरा जो पक्षकार है बी, उसको काफी नुकसान होता है। यानी 230 की दर का जो अनुबंध करता है और निर्धारित तिथि पर ए बी को सीमेंट के बोरे की सुपुर्द करने में असमर्थ होता है, ये ए द्वारा अनुबंध का खंडन कहलाएगा। अगर ए बी को 10,000 रुपये कट्टे का सीमेंट की उपलब्ध करवा देता तो अपने अपने निष्पादन पूरा हो जाता, अपने अपने दायित्व को पूरा हो जाता। लेकिन ए जो है ये सीमेंट के जो बोरे हैं बी को निर्धारित समय पे उपलब्ध करवाने में असमर्थ होता है, तो ये अनुबंध का खंडन कहलाता है। यानी एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को समय पे दिया गया जो वचन जो होता है पूरा नहीं हो पाता है, असमर्थता प्रकट कर देता है, तो अनुबंध का खंडन कहलाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में पीड़ित पक्षकार जो होते हैं, एक पक्षकार के द्वारा अनुबंध का खंडन कर देने पे दूसरा जो पीड़ित पक्षकार जो होता है उसको निश्चित रूप से कई प्रकार का नुकसान होता है। इस प्रकार से अनुबंध खंडन की दशा में पीड़ित पक्षकार जो होता है उसे निम्नलिखित जो अधिकार होते हैं वो मिलते हैं। जैसे पहला है अनुबंध को निरस्त करने का अधिकार। अनुबंध को निरस्त करने का अधिकार। इस प्रकार से दोनों पक्षकार जो होते हैं आपसी समय जो पीड़ित पक्षकार होता है, जैसे मान उसने सीमेंट की सप्लाई नहीं की है तो एक को पहला जो पक्षकार कह सकता है ठीक है भाई साहब कोई बात नहीं, अगर आप असमर्थ हो तो हम दूसरा जो पक्षकार है दूसरी कोई जो कंपनी होती है उससे हम लोग मंगवा लेते हैं। तो इस प्रकार से अनुबंध को निरस्त भी किया जा सकता है। दूसरे जो बिंदु आती है इसमें हर्जाने या क्षतिपूर्ति की मांग की जा सकती है। पीड़ित पक्षकार के द्वारा जितना नुकसान होता है उसके लिए हर्जाने या क्षतिपूर्ति या व्यय की जो राशि होती है इसके लिए उसके द्वारा मांग की जा सकती है। तीसरा आता है अर्जित या उचित पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार भी उसको मिलता है। पीड़ित पक्षकार जो होता है पहले वाले पक्षकार के द्वारा जितना जो उसका नुकसान होता है या जितने पारिश्रमिक वगैरह जो बनता है उसका भुगतान करने के लिए भी उसके द्वारा कहा जा सकता है। तीसरा है निर्दिष्ट निष्पादन का अधिकार। निर्दिष्ट निष्पादन का अधिकार जो दोनों के मध्य पहले जो ठहराव जो अनुबंध होता है उसका पालन करवाने के लिए उसके द्वारा कहा जा सकता है। पहले दोनों के मध्य जो ठहराव जो अनुबंध हुआ था उसका वह पालन करवा सकता है। और लास्ट इसके अंतर्गत आता है निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार। पहला पक्षकार अगर वह मना करता है तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है और न्यायालय उसके ऊपर यानी जो भी ठहराव अनुबंध होता है उसकी पालना नहीं करने के ऊपर न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा उसके ऊपर लागू की जा सकती है, न्यायालय के द्वारा उसकी पालना करवाई जा सकती है। तो इस प्रकार से आज हमने अनुबंध के निष्पादन संबंधी महत्वपूर्ण बातें पढ़ी। अनुबंध का निष्पादन क्या होता है,
अनुबंध का निष्पादन कितने प्रकार का होता है, कुछ दशाओं में अनुबंध का निष्पादन करना आवश्यक नहीं है, अनुबंध भंग किस प्रकार से होता है, पीड़ित पक्षकार को कौन कौन से अधिकार मिलते हैं, अनुबंध की समाप्ति क्या होती है, अनुबंध समाप्त करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं, इनके बारे में हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया। उसके बाद में आगे का जो टॉपिक है अर्ध अनुबंध से संबंधित जो बातें हैं उनके बारे में कल हम लोग विस्तार से करेंगे।